कोमल सुबह सुबह किचन में अपने देवर अनिल के लिए चाय नाश्ता बना रही होती है। देवर जी, ये लीजिए आपका चाय नाश्ता, और इसे पूरा खत्म करने के बाद ही आपको घर से निकलना है। ये मेरा ऑर्डर है। भाभी, मैं चाय पी लेता हूँ और एक ब्रेड खा लेता हूँ। इससे ज्यादा मुझसे कुछ भी नहीं खाया जाएगा और ऊपर से मैं लेट भी हो रहा हूँ। अरे यही खाना पहले तो आप खा लिया करते थे, अब क्या हुआ? अरे कहाँ जा रहे हैं आप? अभी तो चाय भी खत्म नहीं हुई। भाभी, अब आपको मुझे जितना सुनाना है शाम को सुना लीजिएगा। अभी मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। आजकल देवर जी के तेवर ही बदलने रहते हैं, कोई चक्कर तो जरूर है। अनिल घर से सीधे ऑफिस पहुंचता है और गर्लफ्रेंड मंदाकिनी का इंतजार करने लगता है। अरे आज तो मैं आने में लेट ही हो गई। ये लो तुम्हारे डोसे। अरे माँ तो कह रही थी कि तू आजकल ये डोसा लेकर किसके लिए जाती है? तो बोल देती है आपके होने वाले दामाद के लिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं माँ से ये कहती और माँ मुझसे कहती हाँ हाँ क्यों नहीं, दो और ले जा दामाद जी के लिए। हाँ ये भी है। चलो ये यहाँ रखो और अपनी सीट पर बैठो और बॉस का ध्यान रखना। तब तक मैं ये गर्मा गर्म डोसा खा लेता हूँ। अनिल और मंदाकिनी एक दूसरे के साथ काम करते थे और दोनों यहीं पर मिले थे। हालांकि अनिल को मंदाकिनी के घर का डोसा बहुत पसंद था और मंदाकिनी को अनिल के स्टेट का फेवरेट डिश दाल बाटी चूरमा, जिसकी वजह से ऑफिस के लोग दोनों को एक दूसरे के नाम से भी नहीं बुलाते थे, बल्कि उनके स्टेट के डिश के नाम से बुलाते थे, जो दोनों को काफी पसंद थी। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। क्या बात है, इस सुंदरता का राज क्या है मेरी दाल बाटी? तू मुझे कभी मेरे नाम से भी बुला लिया कर। कभी मुझे डोसा, इडली, बड़ा, ना जाने क्या क्या बोलती रहती है, और मुझे दाल बाटी का नाम भी तूने ही दिया है। अरे मेरी दाल बाटी, तू नाराज क्यों हो रही है? चल अभी काम पर ध्यान दे, बाद में मैं तुझे मना ही लूंगी। अनिल और मंदाकिनी के रिश्ते के बारे में ऑफिस में सभी जानते थे और अनिल चाहता था कि जल्द ही वो अपने घर में भी मंदाकिनी के बारे में अपनी भाभी को बता दे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि अपनी भाभी को ये सब कैसे बताएगा। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रोज देर शाम जब अनिल ऑफिस से घर आता है तो अपनी भाभी को हॉल में बैठे देखता है। आ गए देवर जी? हाँ भाभी आ गया, लेकिन आज ऑफिस में काम बहुत था। अच्छा रुकिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं भाभी, चाय तो मैं पीकर ही आया हूँ। बस मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अगर आप फ्री हैं तो थोड़ा सा समय दे सकती हैं। क्या हुआ देवर जी? अरे बेझिझक होके कहिए, क्या कहना है? वो भाभी, मैं आपसे बड़े दिनों से ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे एक लड़की पसंद है और मैं भी उसे बहुत चाहता हूँ। आप भैया से मेरी शादी की बात करो ना। अरे क्या बात है अनिल, कब से चल रहा है ये सब? अपनी भाभी को बताया भी नहीं। चलो जल्दी से लड़की की फोटो भी दिखा दो, कैसी दिखती है मेरी होने वाली देवरानी। देवर जी, आप तो बड़े ही छुपे रुस्तम निकले। भाभी, आपको क्या लगता है भैया शादी के लिए मानेंगे या नहीं? अरे मैं मनाऊंगी तुम्हारे भैया को, देखते जाओ बस कैसे मैं तुम्हारे भैया को मनाती हूँ। समझो ये शादी तो पक्की। लेकिन लड़की इडली डोसा है, मेरा मतलब है साउथ इंडिया की है, लेकिन उनकी फैमिली काफी समय से दिल्ली में रहती है। तुम दाल बाटी और वो इडली डोसा सांभर। भाभी, अब आप भी हमें इस नाम से बुला रही हो, बल्कि मुझे तो सारा ऑफिस डोसा कहता है, क्योंकि वो रोज मेरे लिए डोसा इडली सांभर बना कर लाती है। तभी तो मैं कहूँ कि आखिर कुछ दिनों से मेरे देवर जी को मेरे हाथ का खाना क्यों नहीं पसंद आ रहा था। ऐसा नहीं है भाभी, लेकिन मुझे डोसा इडली कुछ ज्यादा ही पसंद आता है मंदाकिनी के हाथों का। क्या बात है, अभी तो मेरी देवरानी आई भी नहीं है, तब उनकी इतनी तारीफ कर रहे हो, और जब वो इस घर में आ जाएंगी तब तो लगता है हमें भूल ही जाओगे। अरे नहीं भाभी, मैं तो बस बता रहा हूँ, बाकी आप भैया से बात करोगी तभी तो। कोमल और अनिल बात कर रहे होते हैं, तभी अनिल का बड़ा भाई राजेश ऑफिस से आता है और सोफे पर बैठते हुए कोमल से कहता है, क्या बात है, देवर भाभी में ऐसी कौन सी बात हो रही थी जो मेरे आते ही चुप हो गए? और अनिल, काम कैसा चल रहा है तेरा? एकदम अच्छा भैया, सब अच्छा चल रहा है। मैं अभी ही आया हूँ, अपने कमरे में जाता हूँ। अनिल के जाने के बाद कोमल राजेश के लिए पानी लेकर आती है और सोफे पर बैठ जाती है और अपने पति से बातें करते हुए अनिल की बातें बता देती है। तुम भी कहाँ उसकी बातों में आ रही हो? वो तो बच्चा है, वो नहीं समझता ये सब। माँ पिताजी के बाद मैंने उसे पाला है,
और मेरे हिसाब से उसकी शादी होगी, जहाँ मैं चाहता हूँ वहीं होगी। आजकल की लड़कियों को तुम जानती नहीं हो, लड़कों को जाल में फंसाती है, प्यार का नाटक करती है और लूट के चली जाती है। और वो तो है ही बच्चा, उसे तो कोई भी बेवकूफ बना सकता है। लेकिन तुम तो समझदार हो, ऐसे ही आकिब कह रही हो कि चलो शादी करवा देते हैं। पहले सोचना पड़ता है, जानना पड़ता है बहुत कुछ, उसके बाद कुछ होता है। वो आस लगाए बैठा है कि आप उसकी बात सुनोगे। आप एक बार तो लड़की देख लो, उनकी फैमिली से मिल लो। उससे कह दो उसके भैया जहाँ चाहते हैं ना, उसकी शादी वहीं होगी। देखिए, अगर आप नहीं जा सकते लड़की देखने तो मैं खुद जाऊंगी लड़की देखने। लेकिन मुझे अनिल पर पूरा भरोसा है, उसकी पसंद है तो ठीक ही होगी लड़की। हम थोड़ा समय भी तो ले सकते हैं ना। राजेश उस वक्त अपनी बातें रखकर चला जाता है और कोमल परेशान हो जाती है जब देर शाम अनिल कोमल से कहता है, भाभी भैया नहीं माने ना, अब क्या वो अपनी पसंद की लड़की से मेरी शादी करवा देंगे और मैं मंदाकिनी को नहीं छोड़ सकता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, आपके भैया अगर मंदाकिनी के घर नहीं जाएंगे तो मैं जाऊंगी आपके लिए मंदाकिनी का हाथ मांगने। आप सच कह रही है ना भाभी? भाभी आप सच में बहुत ग्रेट हैं। अब अगले ही रोज अनिल ऑफिस पहुंचता है और मंदाकिनी को सारी बातें बताता है। तो भाभी अब मेरे घर आएंगी, कोई बात नहीं, मैं माँ को तो मना लूंगी, लेकिन तू अच्छे से गुड बॉय बनकर आना और कोई ऐसी हरकत तो करना मत पापा के सामने जिससे मेरे घर वाले तुम्हें रिजेक्ट कर दें। हाँ ठीक है, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा जिससे तुम्हारे घर वालों को मुझे नापसंद करने का मौका मिले। चलो अब तुम मुझे ये बताओ कि आज तुम भाभी के हाथों का दाल बाटी लाए हो? अरे हाँ, मेरी दाल बाटी, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लेकर आया हूँ। जब अगले ही दिन कोमल और अनिल तैयार होकर जैसे ही मंदाकिनी के घर जाने लगते हैं, राजेश भी तैयार होकर अपने कमरे से निकलता है। आप कहाँ जा रहे हैं? आपने तो कहा था कि आज आप घर पर ही रहने वाले हैं। अब तुम दोनों तैयार होकर लड़की देखने जा रहे हो तो मैं अकेला घर में क्या करूँगा? मैं भी चलूंगा, चलो चलते हैं। सच में भैया आप हमारे साथ आ रहे हैं? अब तीनों ही मंदाकिनी के घर पहुंच जाते हैं और मंदाकिनी और उनके परिवार वालों से मिलते हैं। हालांकि मंदाकिनी की माँ उषा अनिल को पहले से ही पसंद कर चुकी थी, क्योंकि मंदाकिनी ने अनिल के बारे में अपनी माँ को काफी समय पहले ही बता दिया था। इतना ही नहीं, मंदाकिनी के पिता को भी अनिल पसंद आ चुका था। दोनों की ही जल्दी शादी की बातचीत भी दोनों परिवारों के बीच हो जाती है। हम थोड़ा समय लेंगे, आप भी लीजिए, और आपको मेरे भाई से पूछना हो जो आप पूछ सकते हो। मैं तो अनिल को एक संस्कारी और शरीफ लड़का मानती हूँ। जब मुझे मंदाकिनी ने अनिल से मिलवाया था तभी मैंने अनिल को अपने घर का दामाद बनाने का फैसला ले लिया था। हमें भी आपकी लड़की पसंद है और देवर जी की पसंद पर नाज भी है। क्यों देवर जी? देखिए, मैं बातों को ज्यादा घुमाऊंगा नहीं, सीधे मुद्दे पे आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि शादी में दाल बाटी डोसा का कोई स्पेशल सा मेन्यू हो, क्योंकि दोनों को एक दूसरे का खाना ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों भाई, सही कहा ना मैंने? भैया मुझे तो लगा था आप मानोगे ही नहीं, लेकिन आप मान गए, और ये तो सोने पर सुहागा है। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अनिल और मंदाकिनी के साथ यहाँ तो उसका परिवार भी इस शादी से राजी था, और शादी भी बड़े ही स्पेशल तरीके से होती है, जिसमें दाल बाटी और डोसा इडली बड़ा सांभर सबसे स्पेशल डिश होता है। अनिरुद्ध राजस्थान के एक मारवाड़ी परिवार का रहने वाला था, जो कि किसी काम के चलते कोलकाता गया था, जहां उसे मिष्टी नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है और बिना सोचे समझे दोनों शादी कर लेते हैं। जब अनिरुद्ध अपनी पत्नी के साथ अपने घर आता है तो उसकी माँ शांति मिष्टी को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने अपने लंबे काले बाल खोले हुए थे और माथे पर लंबी सी मांग भरी हुई थी। पूरी बंगाली लुक में वो दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर शांति कहती है, हे भगवान, ये बंगालन मेरे घर में क्या कर रही है? अनिरुद्ध कौन है ये? इसे तू घर में क्यों लाया है? माँ, ये आपकी बहू है और मेरी पत्नी। क्या कहा बहू? तेरे दिमाग में गोबर भर गया है क्या? एक बंगालन मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। अभी बाहर कर इसे मेरे घर से। लेकिन माँ, अब हम दोनों ने शादी कर ली है। अगर आप हमें अपनाओगे तो अपनाओ, वरना मैं अपनी पत्नी के साथ इस घर से जा रहा हूँ। हे झूलेलाल, इतनी मन्नतों के बाद आपने एक लड़का दिया और वो भी एक बंगालन को ब्याह कर लाया। अब मैं इसका क्या करूँ? माँ, जल्दी से अपना फैसला बताओ, वरना हम जा रहे हैं। ठीक है, तेरी ये बंगालन पत्नी इस घर में रह सकती है, लेकिन इसे मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी, तभी इस घर में रुकेगी, वरना नहीं।
अरे आप इस बात की चिंता मत करो माँ, मिष्टी बहुत सीधी है, वो किसी की कोई भी बात नहीं टालती, एकदम गाय है। मुझे इन बंगालियों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं होता है, तो इसे मेरी हर बात माननी होगी। एक को दो माँ जी। इतना कहकर अब शांति अपने बेटे और बहू को घर में आने देती है। अब शांति की बंगाली बहू को आए हुए कुछ ही दिन बीत जाते हैं। एक दिन मिष्टी घर के बगीचे में जाकर पौधों को पानी दे रही थी। तभी वहाँ शांति आती है और उसका हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाती है और उससे कहती है, अरे बंगालन, पागल हो गई है क्या तू? घर के बाहर मत जाया कर मुझसे बिना पूछे, समझी? कोई देख लेगा तुझे तो बवाल हो जाएगा। लेकिन माँ जी, हम बाहर क्यों नहीं जा सकते? अरे बावली, अगर मोहल्ले वालों को पता चल गया कि मेरा बेटा एक बंगालन को लेकर आया है घर में, तो पूरे मोहल्ले भर में मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी नाक कट जाएगी, समझी? छोटी, ऐसा है? ठीक है, हम बाहर नहीं जाएगा। इतना कहकर अब मिष्टी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। यूं ही एक दिन और बीत जाता है। अगली सुबह अनिरुद्ध हाथ में कपड़ों का बैग लिए आता है और मिष्टी को बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले में वापस कोलकाता जा रहा है और कुछ दिनों बाद ही वापस आएगा। अनिरुद्ध इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और ऊपर कमरे में खड़ी मिष्टी उसे जाता हुआ देखकर खुश होती है। अनिरुद्ध के जाने के बाद मानो मिष्टी के जैसे तेवर ही बदल गए थे। तभी वहाँ पर पड़ोस की पिमला आती है और शांति से कहती है, क्या बात है, आजकल तो तुम घर से बाहर ही नहीं निकलती हो, ऐसा क्या छुपा रखा है तुमने अपने घर में? क्या कहा? घर में? घर में तो मैंने कुछ भी नहीं रखा है। क्या विमला बहन, कुछ भी कहती हो आप? लगता तो ऐसा ही है कि आपने अपने घर में कुछ छुपा कर रखा है। अरे ये सब क्या कह रही हो विमला बहन? अच्छा चलो बाहर जाकर बात करते हैं, यहाँ मुझे थोड़ी घुटन हो रही है। अरे किस बात की घुटन हो रही है आपको? हाय राम, ये क्या हो गया मुझे अचानक? लगता है चक्कर आ रहे हैं, मेरा बीपी लो हो रहा है। क्या थोड़ा नींबू पानी मिलेगा बहन जी? इस कामचोर विमला को भी यही चक्कर आने थे। अगर इसने उस बंगालन को देख लिया तो हल्ला कर देगी। दीदी जल्दी ले आओ नींबू पानी, चक्कर आ रहे हैं मुझे। विमला के लिए शांति जैसे ही किचन के पास नींबू पानी बनाने जाती है, वैसे ही ऊपर वाले रूम से मिष्टी गुस्से में बाहर आती है और चिल्लाते हुए कहती है, ये कौन है जो सुबह सुबह इतना शोर करता है घर में? हे राम, मारवाड़ी के घर एक बंगालन? अरे ये कौन है शांति बहन? इसी को छुपा रही थी क्या तुम तब से? अरे बहू, तू कमरे से बाहर क्यों आ गई? कहा था ना कि मेरी इजाजत के बिना कमरे और घर से बाहर नहीं जाना। क्या कहा बहू? हे राम, एक मारवाड़ी के घर में एक बंगालन बहू कैसे हो सकती है? ये क्या बकता तुम्हें बुढ़िया? सुबह सुबह तुमको अपने घर में कोई काम नहीं है जो इधर आ जाता? शांति, ये बंगालन को ज्यादा नहीं बोलती है? कितनी तीखी जुबान है तुम्हारी इस बंगालन बहू की। आखिर तुमने इसे अपने घर में रखा ही कैसे है? क्या बताऊं विमला बहन, मेरी तो किस्मत ही खराब है। एक ही बेटा है मेरा, वो भी एक बंगालन बहू ले आया है। अरे तो क्या हुआ, इसे बाहर निकाल कर फेंको घर से, कुछ ज्यादा ही बोलती है ये। इना चलबो विमला आंटी, खिसक लो यहाँ से, वरना मछली की तरह अमी तुम्हार खाल छील दे। देख रही हो शांति बहन, तुम्हारी ये बंगालन बहू किस तरह से मुझे मारने की धमकी दे रही है। मैं तो जा रही हूँ यहाँ से, तुम ही रहो अपनी इस तीखी जुबान वाली बंगालन बहू के साथ। हाँ तो रुका किस लिए, जाता क्यों नहीं? मिष्टी की तीखी बातें सुनकर अब विमला वहाँ से गुस्से में चली जाती है और उसके जाने के बाद शांति मिष्टी से कहती है, बहू ये सब क्या किया तूने? आखिर तू कब से इतना कड़वा बोलने लग गई? पहले तो तू ऐसे बात नहीं करती थी। अच्छा, आपको क्या लगता हम आपका हर बात मानेगा? इक्को दम नहीं, इना चोलबो। अरे ये सब क्या बके जा रही है तू? कल तक तो बड़ी मीठी थी तेरी जुबान मेरे साथ, अनिरुद्ध के जाते ही अब तीखी हो गई। मिष्टी शांति की बात सुने बिना ही वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और अब पूरे मोहल्ले को इस बारे में पता चल गया था कि शांति के घर एक बंगालन बहू है और ये जानकर सभी शांति के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे थे। और यहाँ शांति की बंगालन बहू उसकी एक बात नहीं मानती थी। ऐसे ही एक दिन मिष्टी बाजार से मच्छी खरीद कर लाती है और किचन में बना रही होती है। मच्छी की बदबू से शांति किचन में जाती है और देखकर मिष्टी से कहती है, बहू ये सब क्या हो रहा है? तू मेरे घर में मच्छी बना रही है। हाय राम, पूरा घर अशुद्ध कर दिया तूने। माँ जी, ये घर हमारा भी है
तो हमार जो मर्जी वही खाएगा, समझी आप? जाइए यहाँ से। राम राम, मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई। तुझे इस घर में रखकर आने दे मेरे बेटे को, फिर उसे तेरी सारी करतूतें बताऊंगी। और जो ये तू तीखी जबान चलाती है ना, उसे भी ना कटवाया ना तो मेरा नाम भी शांति नहीं। माँ जी, अगर आप यहाँ से नहीं गया तो अपनी इस छुरी से तुम्हारा लंबी जुबान काट देगी मैं। क्या कहा? तू मेरी जुबान काटेगी? कल की आई बंगालन मुझसे जुबान लड़ा रही है। शांति को गुस्से में देखकर अब मिष्टी अपने हाथों से जिस छुरी से मच्छी काट रही थी, उसी छुरी को शांति के गले के पास रख देती है और डराते हुए कहती है, ए बुढ़िया, अगर तुम्ही एको बार कुछ और बोली ना तो अमी तुम्हार गर्दन धड़ से अलग कर देगा। मिष्टी का गुस्सा देखकर शांति जैसे पसीने से नहा जाती है और मिष्टी के पैरों में गिरकर कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, तू जो कहेगी मैं वो करूँगी, लेकिन मुझे जान से मत मारना। अभी मेरी उम्र ही क्या है, बस 50 साल की तो ही हूँ। हाँ, ऐसे ही हमारे से नीची आवाज में बात करो ना। मिष्टी के हाथ में चाकू था और शांति मिष्टी के पैरों के पास बैठी थी कि तभी अचानक से घर के दरवाजे से अनिरुद्ध घर वापस आ जाता है और वहाँ का नजारा देखकर वो दंग रह जाता है। तभी वो कहता है, ये सब क्या हो रहा है माँ? आप मिष्टी के पैरों में क्यों बैठी हैं? और मिष्टी, तुमने हाथ में छुरी क्यों पकड़ी है? बेटा अच्छा हुआ तू आ गया, वरना आज ये बंगालन मुझे मार ही देती। अब शांति अनिरुद्ध को मिष्टी की सारी करतूतें बताती हैं और अनिरुद्ध गुस्से में आकर मिष्टी को घर से बाहर निकाल देता है। कोकिला की बेटी की शादी होने वाली थी, इसीलिए घर में तैयारियां चल रही थी। हालांकि कोकिला अपनी बेटी की शादी पहले ही कर चुकी थी। अब कोकिला अपनी बेटी की शादी कर रही थी, जिसमें कोकिला एक रोज हलवाई ध्यानचंद को अपने घर बुलाती है और हलवाई ध्यानचंद से कहती है, ध्यानचंद जी, मेरी बेटी की शादी है तो आपको शादी का सारा जिम्मा उठाना है। खाने से लेकर मिठाई तक एक से बढ़कर एक अच्छे पकवान होने चाहिए। जी कोकिला जी, आप चिंता मत कीजिए, बस आप बता दीजिए कि शादी में क्या बनवाना है। कोकिला शादी की लगातार तैयारियां कर रही थी, लेकिन देर शाम कोकिला के घर हलवाई ध्यानचंद का बेटा अमन आता है। अमन घर का दरवाजा खटखटाते हुए कोकिला की बहू आरती से कहता है, जी मैं हलवाई ध्यानचंद जी का बेटा हूँ। वो पापा जी को ना काम से बाहर जाना था, तभी मैं यहाँ पर आया हूँ। ये मिठाई का डब्बा मुझे कोकिला जी को देने के लिए कहा है। अब आरती अमन के हाथों से मिठाई का डब्बा ले लेती है, लेकिन ये देखकर कोकिला अपनी बहू को कहती है, मैं इधर उधर क्या होती हूँ, तू तो निकल पड़ती है अपनी खूबसूरती का प्रदर्शन करने के लिए। अरे क्या जरूरत थी बाहर जाने की? वो माँ जी, ये कब से दरवाजा खटखटा रहे थे तो मैं देखने आई थी कि आखिर कौन है, और ये हलवाई ध्यानचंद जी के बेटे अमन हैं। अरे तो मैं कौन सा मर गई थी, मैं तो आ ही रही थी ना। चल अब घर में, आज फिर से तुझे खाने को नहीं दूंगी। अब अमन के रहते ही कोकिला अपनी बहू का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे घर में ले आती है, लेकिन आरती अपनी सास को कहती है, माँ जी मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। मैं शाम में हलवाई ध्यानचंद जी से बात कर लूंगी। बेटा अब तुम जा सकते हो। अमन वहाँ से तो चला जाता है, लेकिन अपनी दुकान पर जाते जाते ही अपने मन में सोचता है, ना जाने कैसी औरत है, अपनी ही बहू पे इतना अत्याचार भला कौन करता है आज के जमाने में। और तो और कैसे कह भी रही थी कि 2-3 दिन बेचारी को खाना नहीं देगी। सही कहते हैं लोग, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। अब अमन ये सोचता हुआ घर पहुंच जाता है। तब उसे दुकान पर उसके पिता हलवाई ध्यानचंद नजर आते हैं और वो अपने पिता को देखकर कहता है, पापा जी मैंने मिठाई का डब्बा कोकिला जी के घर पे दे दिया है, लेकिन आपको पता है वो अपनी बहू पे बहुत अत्याचार करती है। अरे पता है, वो ऐसी ही है। तू जाकर 5 किलो लड्डू तोल दे। अब इधर कोकिला अपनी बहू को कमरे में बंद कर देती है, क्योंकि वो दरवाजे से बाहर निकली। और जब कोकिला का बेटा समर घर आता है तो वो भी आरती को घर से बाहर निकलने के लिए मारता पीटता है। लेकिन इधर अमन आरती के बारे में ही सोच रहा था। अब अगले दिन अमन फिर कोकिला के घर पहुंचता है और घर पर कोकिला थी, तो अमन कोकिला से कहता है, जी आंटी जी, वो मैं ये जानने आया था कि ये मिठाई का सैंपल कैसा लगा आपको। ऐसी मिठाई बनवानी है या इसमें कुछ बदलाव करना है आपको? हालांकि अमन कोकिला से बात करते करते घर में इधर उधर आरती को ढूंढ रहा था, लेकिन आरती तो मिलती ही नहीं। तभी कोकिला को अमन कहता है, आंटी जी एक गिलास पानी मिल जाता तो। वो क्या है ना, बहुत प्यास लग रही है।
जब तक कोकिला पानी लाने जाती है तभी वो देखता है कि आरती छत से कपड़े लेकर आ रही है और आरती के चेहरे और हाथों पर कई चोट के निशान बने हैं। अमन समझ जाता है कि आरती के साथ उसके ससुराल वाले अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आरती बड़ी ही सहमे तरीके से अमन को देखती है। अमन ही पहली ही नजर में आरती पर अपना दिल हार बैठता है। भले ही आरती शादीशुदा थी, लेकिन प्यार तो अंधा ही होता है। इतने में कोकिला पानी लेकर आती है और अमन से कहती है, पानी इधर है बेटा, पानी का ग्लास। अब अमन की शादी के माहौल में आना जाना शुरू हो जाता है और आरती भी अमन को कहीं न कहीं चाहने लगी थी, या यूं कहे कि इस जंजाल से निकलना चाहती थी जिसके लिए वो अमन से प्यार करने लगती है। अब अमन आरती के लिए हर रोज दिल की शेप वाली मिठाई बनाकर लाता है और आरती को देते हुए कहता है, जी वो मुझे कहते हुए तो बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन जो सच है वो सच है। मैंने सोचा आपको बता ही देता हूँ। मैं आपको चाहने लगा हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे, पर ये मेरे पहले प्यार का इजहार ही समझिए। अब आरती भी मिठाई लेकर शर्माते हुए चली जाती है और अमन समझ जाता है कि मामला तो फिट हो गया। लेकिन शादी के बीच कोकिला और समर भी बिजी होते हैं। इधर अमन और आरती का प्यार परवान चढ़ने लगता है। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू होती है और दोनों ही एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। हालांकि अमन को नहीं पता था कि आरती के घर वालों को पता चलेगा तो अमन का क्या होगा, लेकिन इसकी फिक्र ना करते हुए अमन आरती का साथ देता है। एक रोज कोकिला हलवाई ध्यानचंद को बुलाती है और उससे कहती है, ध्यानचंद जी, परसों मेरी बेटी की शादी है, ध्यान रहे कि आप शादी में मौजूद रहें, किसी चीज की कमी ना हो, और अमन को जरूर साथ लाइएगा अपने। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं अमन को साथ लेकर आऊंगा, क्योंकि उसने ही तो आगे सब संभालना है। जी मैं इस उम्र में भला कितनी भाग दौड़ कर सकता हूँ, बताइए। कोकिला को अपनी बेटी की शादी वाले दिन का इंतजार था। अब अमन और आरती को भी उसी दिन का इंतजार था। शादी वाले दिन अमन अपने पिता के साथ शादी में पहुंचता है और इधर आरती भी अपनी ननद के साथ तैयार हो जाती है। तभी समर आरती से कहता है, अरे माना कि तुम सुंदर दिखती हो, इसका मतलब ये नहीं कि आज शादी है तो तुम हर किसी से बात करती फिरो। देखो मैं नहीं चाहता कि तुम किसी से भी बात करो। जी मैं ध्यान रखूंगी, शादी में मुझे और भी काम है, मुझे जाना होगा। इतना कहने के बाद आरती वहाँ से चली जाती है और कुछ समय बाद आरती का पति समर देखता है कि अमन और आरती एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ये देखकर समर वहाँ पहुँचता है और आरती का हाथ पकड़कर उससे कहता है, लगता है 1-2 घंटे में ही तुम्हारे पर निकल आए हैं। काटना पड़ेगा इन परों को। क्या बातें चल रही हैं तुम लोगों में, क्या मैं जान सकता हूँ? जी वो मैं इनसे कह रहा था कि मैंने मिठाई का इंतजाम करवा दिया है, आप जाकर देख ले, क्योंकि कोकिला आंटी जी मुझे बहुत देर से मिल नहीं रही थी। माँ तो सामने खड़ी है, और अगर यही बात करनी थी तो तुम किसी और से कह देते। जरूरी है क्या घर की बहू से ही ये बातें करना? इतना कहने के बाद समर आरती का हाथ पकड़कर वहाँ से उसे ले आता है। लेकिन ये देखकर अमन को बहुत गुस्सा आता है कि उसके ही सामने उसके प्यार को कोई इतना टॉर्चर कर रहा है। लेकिन वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करता है और अपने काम में लग जाता है। अब कुछ समय बाद जब बारात आती है तो कोकिला किसी रस्म के लिए आरती को ढूंढती है, तो आरती कहीं भी नहीं मिलती। तभी विमला कोकिला से कहती है, लगता है शादी का माहौल पाकर तेरी बहू भाग गई किसी के साथ। देख ले ज्यादा सख्ताई का क्या नतीजा होता है। अच्छा होगा विमला, अगर तू अपना मुंह बंद ही रखे तो। होगी इधर ही कहीं किसी काम में बिजी। तभी कुछ समय बाद समर आता है और अपनी माँ कोकिला के कान में कुछ कहता है। ये सुनकर कोकिला अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और सभी के सामने कहती है, हाय मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरी बहू ने मेरे प्यार का क्या नतीजा दिखाया। अरे भाग गई हलवाई के संग। देखा ना, मैंने कहा था वो हलवाई के बेटे के साथ काफी समय से बातें कर रही थी, उसी संग भाग गई ना तेरी बहू। एक बार वो हलवाई का बच्चा मिल जाए, छोड़ूंगा नहीं उसे। अरे उसकी इतनी हिम्मत, मेरी बीवी को भगा के ले जाएगा। बेटा भगा कर नहीं ले जाएगा, भगा के ले गया। अब रोने से क्या फायदा, बेचारी को तुम लोग कम परेशान नहीं करते थे। जो भी हुआ अच्छा हुआ, पिटने से तो अच्छा कहीं गरीब के घर में गुजारा कर ले बेचारी। मैं तो कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? अब मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गई रे। हालांकि आरती अमन के साथ रहने का फैसला करती है
क्योंकि उसके ससुराल वाले उस पर हद से ज्यादा अत्याचार करते थे, बात बात पर मारते पीटते और शक करते थे। उससे तो अच्छा यही था कि वो किसी और के साथ अपनी जिंदगी बिताए, और बदनामी के साथ ही सही। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।